नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं क्लास 9 बिहार बोर्ड का क्लास 9 का जीव विज्ञान का ये दूसरा अध्याय का छठा वीडियो क्लास है। उत्तक अध्याय का ये छठा वीडियो क्लास है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, भाग 6 लिखा होगा। आज इस उत्तक अध्याय का ये आखिरी वीडियो क्लास होगा। आपने अगर इससे पहले के वीडियो क्लासेस को नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके आप इससे पहले के अध्याय को भी देखें, तभी आप समझ पाएंगे। सीक्वेंस वाइज आप देखते आएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पहले अध्याय को मैंने पढ़ाया है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को बनाया, फिर ये दूसरा अध्याय, पहला अध्याय कोशिका से संबंधित है और ये दूसरा अध्याय कोशिका से बने उत्तक से संबंधित है। तो उत्तकों को पढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं पेशी उत्तक में। तो पेशी उत्तक से आगे की पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल को विजिट करें और वहाँ से ट्रांसलेशन और ग्रामर को सीखें। और भी दूसरे विषयों को पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो पेशी उत्तक में क्या है कि पेशी उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला तरल सार्कोप्लाज्मा कहलाता है। पेशी उत्तक के अंदर जो पाए जाने वाला तरल होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मा में केंद्रक होता है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी उत्तक के कारण ही होती है। हम जो चलते फिरते हैं, ये सभी कार्य कैसे हो पाते हैं? वो पेशी उत्तकों के ही मदद से हो पाते हैं। औतिकी और कार्यिकी के आधार पर पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। औतिकी और कार्यिकी के आधार पर पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित या अनैच्छिक, रेखित या ऐच्छिक और हृदय पेशी कहते हैं। ये जो 3 तरह के उत्तक होते हैं, ये किस किस तरह से कार्य करते हैं आगे देखेंगे। आरेखित पेशी, ये पेशियाँ नेत्र की आइरिस में, वृषण और उसकी नलिकाओं में, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल की भित्ति में भी अनुदैर्ध्य और गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में पाई जाती है। ये जो आरेखित पेशी है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? नेत्र की आइरिस में, वृषण में, उसकी नलिकाओं में, मूत्रवाहिनियों में जहाँ से आप मूत्र का विसर्जन करते हैं, त्याग करते हैं, या फिर मूत्राशय जहाँ पे आपका पेशाब जमा होता है, तथा रक्तवाहिनियाँ, ये जो आपके शरीर में नस बने हुए हैं उसको रक्तवाहिनियाँ कहते हैं, तो उसमें पाई जाती है। आहार नाल की भित्ति में अनुदैर्ध्य और गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में ये दिखाई देती है। अनुदैर्ध्य भी और गोलाकार भी, यानी लंबवत भी और गोल गोल भी होता है। ये आरेखित पेशी तंतु का ये फिगर है। इसमें मायोफाइबिल, केंद्रक और सार्कोप्लाज्म ये पाए जाते हैं। आरेखित पेशी या कोशिका तरकू की आकृति की होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के बीच में जो द्रव्य होता है वो प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है और एक केंद्रक पाया जाता है। उचित प्रकार के अभिरंजन से इसके अंदर अनेक पेशी तंतुक देखे जा सकते हैं। आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं है, यानी हम इस तंतु का, इस उत्तक को हम अपने इच्छा के अनुसार संचालित नहीं कर सकते हैं। इसमें हम संकुचन नहीं ला सकते हैं। यह अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से ये संकुचन और प्रसार के कार्य को करता है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंतु पर पट्टियाँ नहीं होती हैं, अतः इसे आरेखित पेशी तंतु भी कहते हैं। इसके तंतु पर
पट्टियां नहीं होती हैं, जिस वजह से ये आरेखित पेशी तंतु के नाम से जाना जाता है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण ही होता है। मैंने भी आपको बताया कि इसमें स्वतंत्र रूप से इसका संकुचन और प्रसारण होता है, यानी इसमें सिकुड़न और फिर इसका फैलना ये हम नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जब भोजन चला जाता है तो उस भोजन को हम खुद से नीचे नहीं ले जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप उसका जो संकुचन और प्रसार का जो प्रक्रिया है, हमारे आहार नल में जो संकुचन और प्रसार का कार्य जो होता है वो निरंतर होते रहता है और वो भोजन स्वतः अपने आप वो चलते जाता है, नीचे बढ़ते जाता है और पचते जाता है और लास्ट में मल द्वार से होके वो निकल जाता है। उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो स्वतः होता है। रेखी पेशी, अब रेखी पेशी क्या है? ये पेशियाँ जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं। ये जो रेखी पेशी हैं ये क्या होता है? ये जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सारकोलेमा से घिरी रहती है। इसके अंदर के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल पर एकांतर रूप से गाढ़ी और हल्की पट्टियां होती हैं। यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है एवं इसका भार शरीर के भार का प्रायः 50% होता है। रेखित पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं। हमारे शरीर में जो, इससे आगे पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र जो होती है तो वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये जो रेखी पेशी है या ऐच्छिक पेशी है, तंत्रिका के द्वारा ये उत्तेजित होती हैं और हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे कंकाल पेशी से जुड़ा हुआ होता है। तो कंकाल पेशी यानी हमारे हड्डियों से जुड़ा होता है और ये कहाँ होता है? बाहु में होता है, पैर में होता है, गर्दन में होता है, जिससे हम अपने शरीर को मूवमेंट देते हैं या फिर हम चलते फिरते हैं, कुछ भी जो करते हैं वो हम इन पेशियों की मदद से करते हैं और ये पेशियाँ हमारे द्वारा संचालित हो पाती हैं। वो कैसे हो पाती हैं? तंत्रिका तंत्र से ये उत्तेजित होती हैं। तंत्रिका तंत्र इनको जिस तरह का कमांड देती है उस तरह से ये अपने आप में संकुचन या प्रसार के कार्य को करती है। अब ये देखिए, ये रेखी पेशी है। रेखी पेशी में क्या है? सार्कोलेमा है, मायोफाइब्रिल है, केंद्रक है, गाढ़ी पट्टियाँ हैं, हल्की पट्टियाँ हैं। तो आप इसको 1, 2, 4 बार इस बुक में, मैंने इससे पहले भी बोला है और अभी भी कह रहे हैं कि जितने भी कोशिकाओं का या जितने भी उत्तकों का जितना भी आपको फिगर दिया गया है, उसके फिगर को आप 1 बार, 2 बार, 4 बार पेपर पे पेंसिल से बनाएंगे और उसके अलग अलग अंगों को दर्शाएंगे तो धीरे धीरे आप इसको अच्छी तरह से समझने लगेंगे कि ये किस तरह के होते हैं और इनमें क्या क्या होता है। ऐसे याद करने से ये याद नहीं रहने वाला चीज़ है। अब देखिए, हृदय पेशी, इस पेशी से हृदय की भित्ति या दीवार बनती है। हृदय जो होता है, जिसको आप दिल कहते हैं, वो हृदय पेशी किससे, इसी से बना होता है। किससे? पेशी उत्तक से बना होता है। रेखी पेशी की तरह इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं। इसके तंतु शाखावत तथा बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। दोनों तंतुओं के जोड़ की जगह में डिस्क रहता है। प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलेमा एवं अंदर में सार्कोप्लाज्म रहता है। सार्कोप्लाज्म में मौजूद मायोफाइब्रिल के कारण पेशी धारियां जैसी दिखाई देती है। क्या होता है कि सार्कोप्लाज्म में मौजूद मायोफाइब्रिल के कारण ये जो पेशी की जो धारियां दिख रही हैं, ये आपको धारियों की तरह दिखाई देती है। हृदय पेशी
स्वभावतः अनैच्छिक होती है एवं इसमें सर्वदा संकुचन और प्रसारण होता रहता है, जो आजीवन चलता रहता है, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होती है। ये जो हृदय पेशी है ये भी हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसमें संकुचन और फिर इसका प्रसारण यानी फैलाव और सिकुड़ाव ये अपने हिसाब से निरंतर चलते रहता है। जब तक आपका शरीर या किसी जंतु का शरीर जीवित है तब तक ये जो हृदय पेशी के जो पेशी ऊतक हैं इनमें संकुचन और प्रसार के कार्य को वो लगातार करते रहता है। इसी कारण वो रुधिर को यानी रक्त को शरीर के संपूर्ण भाग में वो निरंतर अनवरत रूप से वो प्रवाहित करते रहता है। अब देखिए रेखित और अरैखित एवं हृदय पेशी की तुलना। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से तुलना कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आरेखित पेशी क्या है, रेखित पेशी क्या है और हृदय पेशी क्या है। देखिए आहार नाल की भित्ति में, आंत में, रक्तवाहिनियों में एवं मूत्राशय में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? आहार नाल की भित्ति में, यानी आपका जो भोजन जाता है, भोजन जिस भाग से सटा हुआ रहता है वहाँ पे ये आरेखित पेशी होती है, जिसमें कि संकुचन और प्रसार का कार्य स्वतंत्र रूप से होता है। हम कुछ नहीं करते हैं, भोजन स्वतः अपने आप नीचे जाते रहता है। लेकिन रेखित पेशी जो है वो कंकाल से जुड़ी रहती है, ग्रहणी में भी पाई जाती है और इस पे हमारा कमांड भी होता है। हम अपने हिसाब से इसमें संकुचन या फिर इसमें प्रसार लाते हैं। और हृदय पेशी हृदय की भित्ति में पाई जाती है। हृदय की जो भित्ति है मतलब हृदय का जो दीवार है वो क्या होता है? वो हृदय पेशी ऊतक के बने होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है? अशाखित होती है। ये भी अशाखित होती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये क्या होता है? ये दोनों अशाखित होती है लेकिन ये हृदय पेशी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। आरेखित पेशी क्या होता है? अनैच्छिक होती है, इस पे हमारा कोई कमांड नहीं होता है। लेकिन रेखित पेशी पे हमारा कमांड होता है और हृदय पेशी पे हमारा कोई कमांड नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा होता है। तो आरेखित पेशी भी स्वतंत्र रूप से काम करता है और हृदय पेशी भी स्वतंत्र रूप से काम करता है। तर्कु रूपी पेशी कोशिकाओं से बनती है। तर्कु रूपी पेशी कोशिकाओं से बनती है। लंबे वर्तुलाकार तंतुओं या कोशिकाओं से बनती है। ये जो है तर्कु रूपी पेशी कोशिकाओं से बनी होती है, जबकि ये जो रेखित पेशी है ये लंबे और वर्तुलाकार तंतुओं या कोशिकाओं से बनी होती है। जबकि हृदय पेशी छोटी छोटी वर्तुलाकार पेशी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर लंबे वर्तुलाकार तंतु का निर्माण करते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़ के लंबे और वर्तुलाकार तंतु का निर्माण करते हैं। अब देखिए तंत्रिका ऊतक। जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। संवेदना मतलब संदेशों को। हम जो कुछ भी संदेश अपने शरीर से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं वो हम कैसे भेजते हैं? इसी तंत्रिका ऊतक की मदद से। ये जो तंत्रिका ऊतक देख पा रहे हैं इसी की सहायता से हम क्या करते हैं? अपने शरीर में कमांड को भेजते हैं। हम शरीर में जो कुछ भी आदेश करते हैं, जिस भी अंग को इधर से उधर होने के लिए, उंगलियों को इस तरह होने के लिए, या फिर आँख की पलकों को झुकने के लिए, या फिर बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए जितने भी संदेश होते हैं वो हम इसी तंत्रिका ऊतक के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक बहुत तीव्र गति से पहुंचाते हैं। इसका भी आप एक फिगर बनाएंगे, एक बार, दो बार, चार बार आप इसको बनाएंगे और इसके सभी अंगों को आप लिखेंगे, तब आपको ये तंत्रिका ऊतक जो हैं इनका फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
देखिए तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है वो क्या है, वो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं, एक कोशिकाकाय या साइटन, कोशिका प्रवर्ध या डेंड्रेन। डेंड्रेन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइटस बनाता है जो आवेग को साइटन में ले जाता है। ये डेंड्रेन जो है क्या होता है, शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइटस बनाता है जो आवेग को साइटन में ले जाता है। इसमें जो कोशिका उत्तक होती है, तंत्रिका उत्तक जो होती है, उसमें जो साइटन होता है वहाँ तक आवेग को यानी संदेशों को, जो कुछ भी संदेश प्राप्त हुआ है उसको वो साइटन तक ले जाता है। एक लंबा तंत्रिका तंतु जिसे एक्सोन कहते हैं, एक्सोन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। एक्सोन जो है वो क्या करता है, साइटोन के ओर वो आवेगों को लेके जाता है। साधारणतः एक लंबे एक्सोन को तंत्रिका तंतु कहते हैं। एक लंबा एक्सोन जो होता है उसको तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल आच्छद को न्यूरिलेमा आच्छद कहते हैं। इसके बाहरी कोमल आच्छद को न्यूरिलेमा आच्छद कहते हैं। इसके नीचे स्थित माइलिन आच्छद को मज्जा आच्छद कहते हैं। यह जगह जगह संकुचित होता है। संकुचित स्थान को रेनवियर की नोड कहते हैं। जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी उत्तक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका कहते हैं। क्या होता है, एक से ज़्यादा तंतु जब संयोजी उत्तक से घिरे रहते हैं तब इसको तंत्रिका कहते हैं। साइटन के समूह को गुच्छिका कहते हैं। तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। इन दोनों अंगों से तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में जाती एवं आती हैं। इससे कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। अन्य कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं जो अनुरूप ढंग से उत्तेजित होते हैं। क्या करते हैं ये तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु के माध्यम से ये तंत्रिकाएं आवेग को मस्तिष्क से मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों तक, शरीर के दूसरे सभी भागों तक वो उसको पहुंचाने का कार्य करती है। सिनेप्स, एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जोड़कर सिनेप्स बनाती है। आवेग का संचार हमेशा एक्सोन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है, ना कि इसके विपरीत। ये जो एक्सोन देख रहे हैं आप, इससे इधर आवेग का संचालन होता है, फिर इसमें जो आवेग आते हैं वो इससे आगे फिर से एक्सोन मिलेंगे, फिर उसको वो ट्रांसफ़र करता है, फिर वो उससे आगे दूसरे को ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से आप देख पाते हैं कि ये जो है डेंड्राइट यहाँ पे है और ये एक्सोन, तो यहाँ पे ये डेंड्राइट है, ये इसको करता है, ये इसको करता है, फिर ये इसको करता है। तो इस तरह से एवं प्रकार वो अपने से आगे इस तरह से वो बढ़ाते रहता है। तो यानी एक्सोन जो है वो डेंड्राइट्स तक पहुंचाता है। एक्सोन यहाँ है, डेंड्राइट्स यहाँ है। यहाँ देखिए डेंड्राइट्स है, तो ये एक्सोन इस ओर आवेग को भेजता है और ये फिर से यहाँ पे एक्सोन होगा तो एक्सोन की ओर इसको भेजता है। फिर ये एक्सोन डाइड्रोन की ओर भेजेगा, फिर डाइड्रोन एक्सोन की ओर भेजेगा। तो इस तरह से संदेशों का, संवेदनाओं का इसी तरह से पूरे शरीर में संचालन होता है। तो आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो स्मरणीय तत्व दिए गए हैं इसको आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इसको ज़रूर पढ़ें, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को लेके आएंगे। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप
अगर इस वीडियो क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी ऑल पे क्लिक कर दें। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। दूसरे वीडियो क्लासेस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो क्लास में।